Yeah, good evening everyone. This is the next lecture of refraction chapter in which we will discuss mainly Snell's law of refraction and the laws of refraction of light. Already I have told you laws of refraction of light, as you can see on my screen as well. Page number is beta triple two in your Lakshmir Singh of physics. You can have a glance. मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि आप आई और आर बराबर नहीं होंगे, आई रिपीट, ठीक है ना। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे at the point of incidence all lie on the same plane. I repeat, incident ray, normal ray and refracted ray at the point of incidence all lie in the same plane. plane से मतलब है यहाँ पर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे अभी मेरी लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो 2D है, वो यहाँ पर प्लेन है। आप अगर बुक में से पढ़ रहे हैं तो बुक आपके लिए प्लेन है, राइट। ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट है तो वो 1 डायमेंशन होता है। जैसे सिंगल डॉट, उसकी कोई लेंथ ब्रेड नहीं होती, वो 1D है, 1 डायमेंशन है। अगर कोई 2D में चीज है, आप पेपर पे उसकी लेंथ ब्रेड बड़ी कर सकते हो पर उसे ऊपर नहीं उठा सकते। हम लोग अपनी लाइफ, एक कीड़ा पूरी लाइफ 2D में ही रेंगता रहता है, जमीन पे ही चलता है, ऐसे तो नहीं खड़ा हो जाता कि देखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि जिसके पंख हो। एक कीड़ा ऐसे जमीन पे ही रेंगता रहता है, तो वो 2 डायमेंशन में रहता है। 2 डायमेंशन में पेपर पे ही आप लेंथ और ब्रेड्थ को स्ट्रेच कर सकते हो, और हम लोग 3D में रहते हैं। ऐसे 4 डायमेंशन होता है समय। 3D का मतलब है जेड एक्सिस भी आ जाती है, ये सब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो आप एक्स और वाई एक्सिस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है आपने, ग्राफ्स बनाए हैं, तो आपने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात की है, राइट। लेकिन जब आप 3D की बात करेंगे तो जेड एक्सिस भी एक और इंट्रोड्यूस आ जाएगी, वो पेपर के बाहर होती है, जस्ट पॉइंटिंग आउटवर्ड द पेपर। आपने मूवीज भी देखी होंगी, 3D मूवीज, कि अगर विलन कोई ब्रिक फेंकेगा तो आप देखते हो ना, 3D गॉगल्स पहन के। देखिए 3D मूवी, नहीं देखी तो ऐसे लगता है ब्रिक हमें लग रही है, पर लगती नहीं है क्योंकि वो जेड एक्सिस पे आ रही है, ठीक है। तो 3D मूवीज काफी जो है आजकल पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ऑलरेडी अंडरलाइन तो है ही। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लीज ध्यान दीजिए, फिगर को देखिए, फिगर वही सेम बना हुआ है जिसमें रे ऑफ लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। और बेटा मैंने बताया था रेयरर यानी कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो कहां शिफ्ट होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वही वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो पहला लॉ तो बिल्कुल सेम ही है, बस रिफ्लेक्टेड की जगह क्या शब्द आ गया? रिफ्रैक्टेड आ गया। बाकी सारा सेम है, अगर आपको याद हो। अगर पहले लॉ रिफ्लेक्शन से कंपेयर करोगे तो वही सेम ही है, राइट। अब दूसरा लॉ, उसमें था एंगल आई इज इक्वल टू आर, पर लास्ट प्रीवियस उसमें जो हमने डायग्राम ड्रॉ किए थे उसमें आई आर के बराबर नहीं आ रहा था। कभी आई ग्रेटर देन आर आ रहा था, कभी लेस देन आर आ रहा था, राइट। तो इसका जो दूसरा लॉ है उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लास ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी आपको लिख के बता देता हूँ ये वाला लॉ। क्लास बहुत आसान है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में लिखा है वही सेम चीज मैं बस वर्ड्स में बोल रहा हूँ। ये लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मत लिखना आप कभी भी, अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है। और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? हम स्मॉल एन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल एन, ठीक है। स्मॉल एन का मतलब क्या है? स्मॉल एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक तो ये डेफिनेशन है कि स्मॉल एन इज साइन आई बाय साइन आर। ये ध्यान रखना। आप बोल सकते हो डेफिनेशन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। होगा क्या? आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी आई और आर की। मान लो आई और आर की दोनों 30 डिग्री गिवन है, और आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन क्या हो जाएगा बेटा? साइन 30, नहीं चलो 30 मत लो, अलग अलग लो। आई को 30 ले लो, वरना तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। आई को 30 ले लेते हैं और आर को क्या ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं, ठीक है, सपोज। तो ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन में साइन 60। आप सबने 8.2 पढ़ रखी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू
√3/2, ये हो जाएगा 1/2, √3/2 का रेसिप्रोकल करो, 2/√3 हो गया, 2 से 2 कैंसल, आ गया 1/√3। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। आई रिपीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। तो आंसर यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1/√3। वो आप फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, √3 की जगह 1.732 पुट करके। अभी मैं और भी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे कराऊंगा, पर एक ये बात समझाने के लिए मैंने बता दिया कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब प्लीज बुक में एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कीजिए, पेज नंबर 222 को बॉटम पर देखिए, पेज नंबर 222 पर ही दिया हुआ है क्लास 10। अब ये सारे आपको करने हैं सुहानी, वेकअप। साइन 37, आई दिया हुआ है 37, आर दिया हुआ है 24, तो n क्या हो जाएगा बेटा, साइन 37 अपॉन साइन 24। बोलो, साइन 37 की जगह क्या लिख सकते हो, वहां वैल्यू दे रखी है 0.60। बुक में देखो प्लीज, उसके बगैर कोई बात समझ में नहीं आएगी आपको। प्लीज बुक में देखिए, 0.60 और साइन 24 की वैल्यू है 0.40। पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 60/40 3/2 हो गया, रिड्यूस कर दो लोएस्ट टर्म में, और 3/2 क्या होगा, 1.5। तो क्या आप ये दोनों न्यूमेरिकल कर सकते हैं क्लास, इजीली आप कर पाएंगे, राइट। मैं सिर्फ थ्योरी है मेरा मेन मोटिव, अभी न्यूमेरिकल तो मैं आपको बोर्ड पे अलग से कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल है, ये भी आप खुद करना, इसमें मैं एक बार समझा देता हूँ, पर इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पेज नंबर 223 पर फोकस कीजिए क्लास, पेज नंबर 223 पे, कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता क्या लगता है किसी भी मीडियम के बारे में। अंडरलाइन कर लीजिए पेज नंबर 223 पे, एक तो हमें रेशो पता लगती है, साइन आई अपॉन साइन आर की रेशो पता लगती है, नंबर 1। नंबर 2, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो है वो एक लाइट बेंडिंग एबिलिटी के बारे में बताता है, कि लाइट कितनी बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी बेंड, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, और किस एंगल पे बेंड होगी, ये सब भी हमें कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो क्या आप अगली सैंपल प्रॉब्लम कर सकते हैं बेटा खुद ही, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आई दिया हुआ है 72 डिग्री, सैंपल प्रॉब्लम पेज नंबर 223 पर गिवन है बेटा, पेज नंबर 223 पर है, पेज नंबर 223 पे क्लास। आई दिया हुआ है कितना, 72 डिग्री, आर बताओ लवन्या कितना दिया है, और आपको वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको वैल्यू साइन की सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 पे ही पता है। तभी यहाँ पर देखो साथ में ऐसे ब्रैकेट में गिवन होगी, साइन 72 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.951। आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये गिवन होंगी। और साइन 40 कितना गिवन है, 0.642। फॉर्मूला बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन आई बाय साइन आर, वेरी राइट। तो आई की जगह लिखिए 72 और आर की जगह लिखिए 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 72 बाय साइन 40 डिग्री, 0.951 अपॉन 0.642। डिवीजन आपको खुद कर लेनी है, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके 1.48 आ जाएगा आंसर। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का, ये मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा। इतना आप ये 2-3 न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।